वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है ये B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर 3 की है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 की अवधारणा क्या क्या है और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो दोस्तों चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए। आपको अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है, अपना पूरा सिलेबस कवर करना है और अपने जो भी टॉपिक हैं जो अब तक आपको क्लियर नहीं है उसे क्लियर करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 जो है इसका जन्म कैसे हुआ। भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की घोषणा की थी। इस योजना की घोषणा करने से पहले क्या हुआ था कि शिक्षा की राष्ट्रीय स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया और इस पर राष्ट्रीय चर्चा की गई और सभी स्रोतों से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसी के आधार पर मनन चिंतन करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा योजना का जन्म हुआ। 24 पृष्ठों या कह सकते हैं 24 पेजों की शिक्षा योजना में कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर सिफारिश की गई है या संतुतियाँ की गई हैं। देखते हैं। पहला बिंदु है शिक्षा का स्तर एवं उसकी भूमिका पर बात हुई। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था कैसी हो ये सिफारिश हुई। समानता के लिए शिक्षा होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए सिफारिश हुई और शिक्षा का व्यवसायीकरण भी करना, निरक्षरता को दूर करना, शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान करने पर बात हुई। शिक्षक पर बात हुई कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, संसाधन और समीक्षा और भविष्य। तो इन सभी पॉइंट्स पर बात की गई, सिफारिशें की गई इस शिक्षा योजना में। अब जानिएगा आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की कार्य प्रणाली क्या क्या है। पहला है शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप कैसा होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में समान शैक्षिक संरचना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण देश के लिए समान शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें सामान्य केंद्रक होगा और अन्य भागों में लचीलापन होगा कि जब चाहे उसे हम बदल सकें। सामान्य केंद्रक के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय गौरव से संबंधित अनिवार्य तत्व को शामिल किया गया, जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि हमारी सामान्य संस्कृत धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुष में समानता, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक समता और सीमित परिवार का महत्व। शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी नागरिक जो हैं वो एकता के सूत्र में बंध सकें। अगला है, देखेंगे समानता के हेतु शिक्षा की बात की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना में समानता के अवसरों के संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों की शिक्षा और अल्पसंख्यक एवं विकलांगों की शिक्षा का विस्तृत विवेचन और निर्देशन हुआ। लैंगिक समानता के संदर्भ में भी शिक्षा योजना में कहा गया कि बालक और बालिकाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए और नीति पर पूरा जोर देकर ये अमल किया जाए ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रूप से चले आ रहे लिंग मूलक जो विभाजन होते आ रहे हैं वो समाप्त हो सके, इस पर बात हुई। और गैर पारंपरिक आधुनिक व्यवसायों में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बढ़ सके, वे अपना हिस्सा ले सकें। आगे है इसी तरह अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रसार के हेतु संभव प्रयासों का उल्लेख करते हुए इस शिक्षा नीति में कहा गया कि अनुसूचित जातियों के लिए उनके जीवन के तौर तरीके और उनकी खास आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनसे उन्हें शिक्षा प्राप्ति में कोई कठिनाई ना हो। उच्च शिक्षा दी जाने वाली छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप जो मिलती है उसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाए। शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों और छात्रों की समस्या के संदर्भ में इस शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों, विशेषकर जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनमें समुचित प्रोत्साहन दिया जाए।
पर्वतीय और रेगिस्तानी जिलों के बच्चे, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में टापुओं पर पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएं। जहां तक शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है, जो बच्चे पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, रेगिस्तानी इलाकों के हैं, वहां तक शिक्षा पहुंचाई जाए, इसलिए शिक्षा संस्थाएं खोली जाएं। तो इस पर भी इस शिक्षा नीति में बात हुई है। आगे देखिएगा, नवोदय विद्यालय के बारे में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना में आर्थिक रूप से दुर्बल और ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने के उद्देश्य की गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाए, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं। अगला है शिक्षा का व्यवसायीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी इस पर भी बल दिया गया। इससे बालकों का जीविकोपार्जन हेतु तैयार किया जाएगा और उन पर जो है अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा योजना का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा स्वयं में एक विशिष्ट शिक्षा होगी, जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों के चुने गए कम धंधों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। यह कोर्स जो है ये सामान्यतः माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रारंभ किया जाएगा और इस शिक्षा योजना में लचीलापन भी रखा जाएगा ताकि कक्षा 8 के बाद भी विद्यार्थी इसका प्रशिक्षण ले सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे के अनुसार चलेंगे ताकि उनमें पर्याप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। आगे देखिएगा, उच्च शिक्षा में सुधार की बात हुई तो उच्च शिक्षा पर शिक्षा में सुधार के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा योजना का कहना है कि उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर प्राप्त होता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं पर विचार कर सकें। विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलताओं के प्रसारण के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक भी बनती है। आगे देखिएगा, खुला विश्वविद्यालय जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, इस पर बात हुई। उच्च शिक्षा को जनतांत्रिक समाज के अनुरूप बनाने के हेतु ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना पर बल दिया गया और इस उद्देश्य के हेतु 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय गांधी खुला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। इसके साथ देश के प्रसिद्ध और समृद्ध विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा केंद्र बनाने की पहल की गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि अनेक एकेडमिक और व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। आगे देखिएगा, नौकरियों में डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने पर बल दिया गया। देखिए, ये चीज़ें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ पर इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए आज हमने फिर से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर आ जाएगा इस टॉपिक पर, तब आप उसको कैसे लिखोगे। इसलिए आप इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, नौकरियों में डिग्री की अनिवार्यता क्यों समाप्त की गई, तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को अधिकाधिक व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए नौकरियों में डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त करने का सुझाव दिया गया और इस राष्ट्रीय शिक्षा योजना में कहा गया कि डिग्री को नौकरी से अलग किया जाए, जिसमें विश्वविद्यालय की डिग्री जो है ये आवश्यक ना हो और बच्चे जो हैं वो आसानी से नौकरी पा सके। इस योजना को लागू करने से विशेष कार्यों एवं अपेक्षित कुशलताओं पर आधारित नवीन पाठ्यक्रम लगेंगे और उससे उन प्रत्याशियों के साथ अधिक न्याय हो जाएगा जिनके पास किसी विशेष काम करने के लिए क्षमता तो है, लेकिन वह काम इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पास क्या है, स्नातक की डिग्री नहीं है। तो ये चीज़ें समाप्त की जाएं, ये कहना था राष्ट्रीय शिक्षा योजना का। आगे है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कहा गया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, ग्रामीण विश्वविद्यालय के ढांचे को सुदृढ़ किया जाए और इसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप ही विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, ग्राम स्तर पर इस दृष्टि से शिक्षा दी जाए और महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से संबद्ध संस्थाएं एवं कार्यक्रमों को सहायता भी दी जाएगी। आगे जानेगा, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में भी बात हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना में तकनीकी शिक्षा प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के हेतु कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।
इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक बालक को कंप्यूटर साक्षरता का ज्ञान होना आवश्यक है, हर बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाए। इस संदर्भ में इस शिक्षा योजना में कहा गया कि चूँकि कंप्यूटर जो है वो महत्वपूर्ण, कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर यानी कि संगणक महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापक साधन बन गया है। आज के समय में हमें कंप्यूटर से कई सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, जो चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती वे चीज़ें हमें कंप्यूटर से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए यह व्यावसायिक शिक्षा का अंग भी बन गया है और कंप्यूटर जो है ये लिटरेसी के कार्यक्रम स्कूल स्तर पर बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे, ये भी यहाँ पर कहा गया। अगला है शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना। तो शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करके उसे प्रभावी बनाने हेतु इस शिक्षा योजना में शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना में शिक्षा को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कुछ सुझाव दिए गए। देखिएगा, पहला सुझाव है कि शिक्षा को अधिक सुविधाएं दी जाएं और अधिक उत्तरदायी बनाया जाए। छात्रों के लिए सेवा में सुधार और उनके नैतिक आचरण पर बल दिया जाए। अगला सुझाव है कि शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दी जाएं और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धारित किए गए मानदंडों के आधार पर शिक्षण संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति अपनाया जाए। तो ये शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। इससे क्या होगा कि शिक्षा व्यवस्था हमारी और प्रभावी बनेगी, बच्चों को सीखने में और आसानी होगी। आगे देखिएगा, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के बारे में बात की गई कि शिक्षक में भी सुधार किया जाना चाहिए। कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि कोई राष्ट्र अपने शिक्षकों के सहयोग के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि अगर विद्यालय आपने तो बहुत अच्छा खोल रखा है, एकदम अच्छे से विद्यालय खोल दिया, फीस भी बहुत महंगी कर दी, लेकिन जब शिक्षक ही अच्छे नहीं होंगे, जब वे अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तब किस काम का है आपका विद्यालय। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सबसे पहले आप अपने शिक्षक में गुणवत्ता लाइए, शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार कीजिए, ये कहना था। अतएव शिक्षकों का समाज के निर्माण में पर्याप्त रुचि लेना आवश्यक है। इसलिए शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से इस योजना में कहा गया कि अध्यापकों की भर्ती करने की प्रणाली इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर तथा बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बालिका है तब उसे नियुक्ति उसकी ना की जाए और बालक है तो उसकी नियुक्ति पहले कर दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि योग्यता के आधार पर अगर किसी बच्चे ने अगर परीक्षा निकाली है, पास की है, चाहे वो बालक हो बालिका हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उन सभी को समान उनके साथ समान व्यवहार करना है और समान तरीके से उनकी नियुक्ति करनी है। अध्यापकों के वेतन और सेवा की शर्तें जो हैं उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्वों के अनुरूप हो, ताकि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी शिक्षा व्यवसाय की ओर वे आकर्षित हो सकें, आकर्षित हो और अग्रसित हों। तो ये चीज़ें कही गई शिक्षक गुणवत्ता में। आगे देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में क्या कहा गया कि नई शिक्षा योजना के प्राथमिक शिक्षा के तीव्र विकास के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे हों, कुछ आवश्यक चार्ट हों, मानचित्र हों, श्यामपट्ट हों, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है उसकी व्यवस्था हो, टाट पट्टी बच्चों के बैठने के लिए हो और अन्य कुछ सामग्री उपलब्ध कराई जाए। यही है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ों की मांग की गई कि विद्यालय में हर एक उपलब्ध सामग्री जो है उसकी उपलब्धता कराई जाए। जो उपयोगी सामग्री है, चाहे वो चार्ट हों, चाहे बच्चों के कक्षा में जो मानचित्र लगाए जाते हैं वो हों, चाहे उनके बैठने की व्यवस्था हो, तो इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाए। और क्या करेंगे कि आरंभ में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाए पहले, किंतु बाद में जैसे कोई नई कक्षा जोड़ी जाए उसी प्रकार से एक नया अध्यापक नियुक्त कर दिया जाए। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय निकायों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। आगे देखिएगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात की गई कि परीक्षा जो होती है उसमें भी सुधार किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए
कि बच्चे जो रट लेते हैं चीज़ों को, रटने को प्रोत्साहन ना देना, उनको रटने के लिए आप प्रेरित ना कीजिए, उनको समझने के लिए प्रेरित करिए। ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास किया जाए जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और अन्य पहलू समाहित हो जाएं और पूरी शिक्षण जो है वो अवधि तक चलती रहे। शिक्षकों, अध्यापकों और अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग किया जाए। परीक्षा के आयोजन में सुधार किया जाए। परीक्षा के साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और अंकों के स्थान पर जो आपको रिजल्ट में अंक दिए जाते हैं उसके आधार पर ग्रेड पद्धति अपनाई जाए। इससे क्या होगा, जब आप ग्रेड पद्धति अपनाएंगे किसी विद्यालय में, तब बच्चों में जो लिंग भाव होता है, भेदभाव की भावना रहती है कि इनको ज़्यादा मार्क्स मिले, मुझे कम मार्क्स मिले। अभिभावकों में भी ऐसी भावना रहती है कि अगर पड़ोसी के यहाँ देख लिया तो उनके बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो अपने बच्चों को ही डांटने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि भेदभाव हटाया जाएगा अगर ग्रेड प्रणाली का उपयोग कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कही गई। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपने बहुत ही डिटेल में देखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अवधारणा क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना तो अभी बुक्स खरीदी हैं और उनके पास ना तो समय है पढ़ने का। तब आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनका एग्ज़ाम है, करीब है एग्ज़ाम, और पढ़ने का उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है और कुछ लोगों को ज़रूरत होती है फिर भी वे ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।